गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ये देखना है। कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कैसे कंपनी का शासन जो है वो फैलता गया। इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. 1757 से 1857 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए लड़ाई का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों से भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने का प्रयास किया। और बक्सर की लड़ाई के बाद, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात किए गए थे। रेजिडेंट का काम क्या होता था? दे वर पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल एजेंट्स। वो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल यानी कि राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, एजेंट्स होते थे। और उनका जॉब क्या होता था? टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना ही इनका काम होता था। धीरे धीरे रेजिडेंट के माध्यम से ही इन्होंने भारतीय राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और कई बार तो कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि, जिसे आप सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, उसको भी थोप दिया था। जो रियासत सहायक संधि को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। हम लोगों ने इतिहास की पहली कक्षा में और उसके पहले पार्ट में इसके बारे में पढ़ा था कि सहायक संधि, जब ये सहायक संधि की जाती थी तो उसके बाद रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था और उन सेनाओं की जगह में अंग्रेजी सेना वहाँ पर तैनात किए जाते थे। इसके साथ ही साथ उनके रहने का बंदोबस्त, उनके खाने पीने का और यहाँ तक कि उनकी सैलरी, ये सारे के सारी चीज़ें नरेशों के अपने कोष से दी जाती थी, नरेशों को देनी होती थी। If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. अगर भारतीय शासक रकम अदा करने के में चूक जाते थे या नहीं दे पाते थे, तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उनके इलाके को अपने कब्ज़े में ले लेती थी। यानी उन्होंने सहायक संधि को एक माध्यम बनाया कंपनी ने किसी भी राजा के क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में करने का। और इसका एग्जाम्पल रिचर्ड वेलेजली, जब ये गवर्नर जनरल बने थे 1798 to 1805, उस दौरान द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड to give over half of his territory to the company in 1801. 1801 में अवध के नवाब को ज़बरदस्ती अपने इलाके को सौंपने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसने सब्सिडरी अलायंस के दौरान या संधि के थ्रू वो पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसलिए उनके कई इलाके छीन लिए गए हैदराबाद के। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है सीड, CEDE। सीड मतलब होता है सौंपना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टीपू सुल्तान, जिनको कि शेरे मैसूर, द टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। सिर्फ सहायक संधि के द्वारा ही नहीं, कई जगह इन्होंने युद्धों का भी सहारा लिया था
किसी क्षेत्र को अपने अधीन करने का। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के रूप में मिलता है। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली 1761 to 1782 and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ये मैसूर के शक्तिशाली शासक थे और मैसूर काफ़ी इनके नेतृत्व में काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट में जो ट्रेड होता था मैसूर रियासत के नियंत्रण में था और वहाँ काली मिर्च और इलायची अंग्रेज़ खरीदने आते थे। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने सारे पोर्ट्स से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने लोकल मर्चेंट्स को भी डिसअलाउ कर दिया कि वो किसी अंग्रेज के साथ कोई व्यापारिक संबंध बनाए। ही एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद दियर हेल्प। उन्होंने फ्रांसीसी व्यापारी जो कि भारत में रह रहे थे उनसे संबंध बनाना चाहा और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, मतलब अपनी सेना को मॉडर्नाइज्ड किया। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान को एक महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक शासक कहा और उनको नियंत्रित करना और कुचलना बहुत ज़रूरी है, उनको ऐसा लगा। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों ने 4 युद्ध लड़े थे। 1767 से 69 के बीच में पहला, 1780 से 84 में दूसरा, 1790 से 92 में तीसरा और 1799 में चौथा। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम। अपनी राजधानी को बचाते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। एंड मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। वोडियार राजवंश के हाथ में मैसूर आ गया और इस पर भी सहायक संधि थोप दी गई। नीचे एक टीपू का टॉय टाइगर कह सकते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों को नीचे अंग्रेज़ों का एक सैनिक नीचे दिखाया गया है और ये टीपू सुल्तान का खिलौना था। खिलौना शेर कह सकते हैं। शेर के रूप में उन्होंने भारतीयों को बताया है और अब यह खिलौना जो है वो शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम में रखा गया है। वॉर विद द मराठा। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू करने और ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी। 1761 में पानीपत की तीसरी हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाना मराठों के लिए अब पॉसिबल नहीं था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था और अब जो राज्य की बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री, पेशवा, प्रिंसिपल मिनिस्टर, हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेसी यानी राज्य मंडल के सदस्य थे और जो पेशवा था वो इस राज्य मंडल का मतलब कन्फेडरेसी मतलब हो गया गठबंधन, ठीक है,
यहाँ देखिए आपके लेफ्ट साइड में है अलायंस, कन्फेडरेसी अलायंस। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, जो कि पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ हुए। The Marathas were subdued in a series of wars. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor. अब कंपनी ने मराठों के साथ युद्धों की एक लाइन सी लगा दी थी। पहला युद्ध 1782 में हुआ था, जो सालबाई की संधि पर ख़त्म हुआ था। दूसरा जो युद्ध था, द सेकेंड वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंड वॉज फॉट on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. दूसरा मराठा युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था। कई मोर्चों में लड़ा गया था, फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, और इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गए, और अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेजी मराठा युद्धों में मराठों की ताकत पूरी तरह कुचल दी गई थी। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन के लिए भेज दिया, यानी रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलने होते हैं सरकार की तरफ से, उसके लिए भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। इस तरह आपका ये चैप्टर जो है उसका थर्ड पार्ट ख़त्म होता है, जिसमें आपने टीपू सुल्तान, मराठों के बारे में भी पढ़ा कि किस तरह इनको हराकर कंपनी ने अपने शासन को बढ़ाया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्वोच्चता का दावा पढ़ेंगे, पैरामाउंटेसी के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।